जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आर्मी टीए, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, एसएससी इत्यादि की आप तैयारी करें हो जहां पर जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे विद्यार्थी से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी चैनल पर नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन साथ रखेंगे, लिखते चलेंगे। आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिए गए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? फालतू बातें कोई नहीं करेगा, ओनली फॉर पढ़ाई करेगा। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। अगर प्रश्न में कभी भी आ जाए कि हाई कोर्ट देश में कितने हैं, हाई कोर्ट देश में कितने हैं, तो टोटल इनकी संख्या कितनी है? 25। हाई कोर्ट में आपसे पूछ सकता है बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो याद रखोगे इलाहाबाद हाई कोर्ट। और आपसे पूछ सकता है हाई कोर्ट में छोटा कौन सा है, तो आपका राइट उत्तर होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। अगर प्रश्न आ जाए कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना, नियुक्ति चीज अलग चीज है। नियुक्ति करता है देश का राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि हाई कोर्टों के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है जिस राज्य में बन रहे हैं उस राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ का राइट उत्तर होगा राज्यपाल। एक छोटा सा प्रश्न सुनना, हाई कोर्ट के अंदर जितने भी न्यायाधीश काम करते हैं इनका कार्यकाल पूछ लेगा आपसे। कार्यकाल तो याद रखना, ये अपनी आयु का 62 वर्ष। तो अपनी आयु के कब तक रह सकते हैं? 62 वर्ष। 62 वर्ष से पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं और 62 वर्ष के बाद कभी भी कार्य पे नहीं रह सकते। इनका कार्यकाल होता है आयु सीमा 62 वर्ष। वेरी गुड। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक शेयर करेंगे। उच्च न्यायालयों की संख्या देश में कितनी है दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय है। जबकि सबसे बड़े उच्च न्यायालय का नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जबकि सबसे छोटे उच्च न्यायालय का नाम है सिक्किम हाई कोर्ट। उसके बाद देखिए, अगर प्रश्न आ जाए कि उच्च न्यायालयों में जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कभी भी अपना त्यागपत्र देंगे, क्या देंगे? त्यागपत्र। तो त्यागपत्र भी किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितने आयु की होती है? 62। एक उच्च न्यायालय है तो एक को बोलते हैं उच्चतम जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, इसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति। इनका त्यागपत्र भी कौन लेता है? राष्ट्रपति। इसके लिए तो सारी बातें राष्ट्रपति बताओगे। सुप्रीम कोर्ट, हाँ सही है। उच्चतम मतलब उच्च का उच्च, सर्वोच्च, सुप्रीम। हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों, लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज थोड़ी तबीयत खराब है, आज शरीर थोड़ा सा वीकनेस मांग चुका है। आज शरीर में करंट नहीं है, पावर नहीं है। लगे कितने नहीं, वो गाना है ना, लगे 740 वोल्ट का झटका। एक उसका गाना है ना सलमान खान और एक अनुष्का शर्मा का है, सुल्तान का है या बजरंगी भाईजान का है? सुल्तान का है। बेबी को बेस पसंद है, शायद उसी मूवी का गाना है। बेबी को बेस पसंद नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है लाडले, इंटरनेशनल कोर्ट बोलते इसको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। और ये इंटरनेशनल जो कोर्ट है लाडले, इसकी स्थापना पूछ लेगा आपको। स्थापना कब की गई थी? याद रखना सर, 1946 में। ओए क्या बोल रहा है यार तू? तो क्या बोल रहा है तू यार? मेरे को देख ले यार, तुम ज्यादा हो क्या? नहीं यार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये किसका अंग है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय ये अंग है, ये यूएनओ का हिस्सा है। यूएनओ का हिस्सा है। तो कई बार प्रश्न आता है
कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके नीचे काम करता है? यूएनओ के नीचे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर पूछ लेगा आपसे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बाकी सभी यूएनओ के अंगों का हेडक्वार्टर पड़ता है आपके न्यूयॉर्क अमेरिका में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये न्यूयॉर्क से अलग है, द हैग। और द हैग कहां पड़ता है? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड को बोलते हैं पवन चक्कियों का देश। क्या बोलते हैं? पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से कोई जाकर वहां पे क्या बन गया? न्यायाधीश। और भारत का पहला व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बना, बिल्कुल डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और डॉक्टर नागेंद्र सिंह का संबंध याद रखना, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले से। अब डूंगरपुर जिला राजस्थान के किस दिशा में? पश्चिम में या दक्षिण में? ये गुजरात की साइड लगता है। वो डूंगरगढ़ है बेटा, ये डूंगरपुर है। छोटे आदमी छोटी पहुंच, इनको क्या पता राजस्थान क्या है। आगे सुनिए, अगर प्रश्न आ जाए जीवी मावलंकर कौन था, ये लोंडा कौन था, तो याद रखना लोकसभा का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, या अंग्रेजी में बोलते हो स्पीकर। क्या था ये? स्पीकर। संसद भवन में लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो बोलोगे सर जीवी मावलंकर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाला भारत की ओर से पहला न्यायाधीश कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह था। डॉक्टर नागेंद्र सिंह का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। राजस्थान के किस जिले से? डूंगरपुर जिले से। डॉक्टर नागेंद्र सिंह कहां पर न्यायाधीश बन रहे हैं पहले? तो याद रखना भारत के किसी कोर्ट में नहीं बन रहा। कहां बन रहा है आपके? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पड़ता है? द हैग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1940। एक छोटा सा प्रश्न सुन लो, अगर प्रश्न आ जाए कि सर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जज कितने, कुल आपके न्यायाधीश कितने? न्यायाधीश। तो याद रखना इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं कर रहा। 15। कितने न्यायाधीश है? 15। और प्रत्येक न्यायाधीश अपने कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो याद रखना इसका कार्यकाल 9 वर्ष का। अब लिख ले, 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज बैठते हैं। एक जज बैठता है 9 वर्ष के लिए। बेटा ये एक्स्ट्रा बातें भी लिख लिया कि कॉपी रखा कर साइड में, काम देगी यार। प्रश्न बना ले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जज कितने होते हैं? 15। एक जज कितने साल काम करता है? 9 वर्ष करता है। जितना लिखेगा उतना ज़्यादा, वही बात है, कोयले को जितना दबा के रखेगा वो एक दिन हीरा बनेगा। लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे। भाई साहब यार तुम्हारे कोई दिक्कत है क्या? सर्वर सारे दिन है यार। तुमने जन्म लिया है या कोई कंप्यूटर से डाउनलोड हो तुम? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत क्या प्रोसेस है? आर्टिकल 123 में किस चीज का उल्लेख किया गया, ये सभी बच्चे बताएंगे। जय भीम साथियों, बिल्कुल जय भीम, जय महाराष्ट्र। इधर आ जाओ। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत याद रखना, जब संसद भवन में कोई भी सत्र नहीं चलता उस समय राष्ट्रपति किसी कानून को लागू कर सकता है, तो उसे बोलते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। तो यहां पे लिखिए राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति के तहत राष्ट्रपति कानून लागू कर सकता है जब कभी संसद नहीं चलता। अगर प्रश्न आ जाए कि सर अनुच्छेद 213 में क्या है, तो 213 में याद रखना राज्य के राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश का मतलब अभी तो बता दिया, यानी कि देश में आदेश दे दिया कि मैंने ये काम लागू कर दिया,
उसको मानना पड़ेगा और 42 दिन के अंदर अंदर संसद को बुलाना पड़ेगा, उस बिल को पास करवाना पड़ेगा, वो फिर कानून बनेगा। तो कानून होता है एक प्रकार का, जब क्योंकि कानून बनाती है संसद। अब मान लो संसद की छुट्टी है, तो उस समय अगर देश में कोई कानून लागू करना हो तो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे लागू किया जा सकता है। अगर किसी राज्य में करना हो तो कौन करेगा? तो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति किस आर्टिकल में? 213 में। जबकि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस आर्टिकल में? 123 में। दोनों इंपोर्टेड है भाई साहब। बोलो गुरुजी जय श्री राम। राम राम भाई, राम राम। आप अब इधर आ जाओ सर, आप आज हीरो लग रहे हो, इधर आ जाओ खटमल। या पढ़ाने दो यार। निम्नलिखित में से, घर पे बैठी है हीरोइन तो सारी है मेरे पे, 36 हैं, तेरे पास भी नहीं, इतनी है मेरे पास। आ जा इधर। अब निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अंदर नहीं है? प्रश्न में क्या दिया गया? ऑप्शन संख्या संस्कृत, ऑप्शन संख्या फारसी, ऑप्शन संख्या नेपाली, ऑप्शन संख्या कश्मीरी। आप ध्यान से सुनना, यहां 8वीं अनुसूची के अंदर आपसे पूछ लेगा कुल भाषाएं कितनी है। कुल भाषाएं, बिल्कुल कुल भाषाएं हैं आपके 22। कितनी है? 22 में से याद रखना, जब भारतीय संविधान लागू किया गया था, लागू, उस समय आपके भाषाएं थी 14। फिर बाद में धीरे धीरे करते करते आज वर्तमान में आपके टोटल यानी कि 8 और नई जोड़ दी तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई आपके? 22। इस 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? तो ध्यान देना, फारसी भाषा। फारसी भाषा एक मुगल साम्राज्य की, मुगल एम्पायर की एक दरबारी भाषा थी, मुगल वंश की दरबारी भाषा। हाँ वो भी मुगल वंश की दरबारी भाषा फारसी। जबकि 22 भाषाओं में ये शामिल नहीं है, और 22 भाषाओं में से ये भी याद रखना आपके अंग्रेजी भाषा भी शामिल नहीं है। कई बार प्रश्न आता है सर अंग्रेजी भाषा है क्या? नहीं, ये हमारी एक काम करने की भाषा है, 22 भाषाओं में से शामिल नहीं है। संस्कृत आती है, कन्नड़ आती है, तमिल आती है, तेलुगु, बहुत सारी। कितनी है टोटल? 22। एक छोटा सा प्रश्न है, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस कब आता है? हिंदी भाषा दिवस, बिल्कुल राइट उत्तर, यानी कि 14 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है? तो याद रखना 10 जनवरी को। अगर प्रश्न आ जाए मातृभाषा जो दिवस है, मातृभाषा दिवस, वो याद रखना 21 फरवरी को है, 22 फरवरी को। एक बार चेक करना, एक बार चेक करना, देख ले राजकुमार। हाँ 22 है तो मान जा। अब तो पढ़ना है, पढ़ने ऊपर चला जा, तो चला जा फिर। तो लिख ले, कॉपी में लिख ले, कॉपी दे इसको। मेरे ऊपर एटीट्यूड जमाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर एटीट्यूड जमाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो चुपचाप लिख ले फिर। हाँ तो लिख ले फिर, अच्छा रहेगा, लिख ले चुपचाप। हाँ लिख, सारी लिख। मेरा क्या लग, तेरा बाप का खत्म कर रहा है, तेरे बाप का खत्म कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है? हाँ तो बस है, हाँ तो फिर बढ़िया है, ऐसे पानी में आग लगा दे। चुपचाप पढ़ा रहा हूं, पढ़ाई से मतलब नहीं है, सर चढ़ रखे जब बिल्कुल। बाप पसीना बहा रहा है, बेचारा कमा रहा है, यहाँ भारी है, यहाँ पे दादागिरी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं और नई कितनी जोड़ी गई? संविधान लागू हो तब कितनी भाषाएं थी? अगर राष्ट्रीय हिंदी भाषा पूछे तो, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा पूछे तो, और मातृभाषा दिवस पूछे तो 21 फरवरी। 22 भाषाओं में क्या अंग्रेजी शामिल है? तो आप बोलोगे नहीं है। क्या फारसी भाषा शामिल है? नहीं है। तो नहीं का प्रश्न पूछा है, इतनी बातें याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? ये तो अभी पढ़ा है जस्ट। संविधान की 8वीं अनुसूची में 17, 19, 21, 22। एक छोटा सा प्रश्न बता दो,
22 भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा याद रखना, सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, और हिंदी के बाद जो आती है वो याद रखना बांग्ला। दूसरे नंबर पे बांग्ला भाषा को विश्व में 6ठे नंबर पे बोलते हैं, हिंदी को विश्व पे 3रे नंबर पे बोलते हैं। अगर प्रश्न आ जाए विश्व में सर्वाधिक, विश्व में ज्यादा कौन सी बोली जाती है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है मदारिन, मदारिन, या इसे बोलते हैं चीनी, क्या बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे बोली जाती है सबसे ज्यादा अंग्रेजी, कौन सी, अंग्रेजी। और तीसरे नंबर पे कौन सी है, हिंदी है। चौथे पे स्पेनिश है, 5वें पे देखना पड़ेगा फ्रेंच आती है या उर्दू आती है, उर्दू तो नहीं है। 6ठे नंबर पे कौन सी आपके, अब बांग्ला। बांग्ला भाषा के आधार पे भारत के 2 राज्य बने हुए हैं, एक पश्चिम बंगाल और एक त्रिपुरा। अगले प्रश्न को देखें क्या दिया गया। खानवा, एक बैटल है खानवा और एक बैटल है घाघरा, 2 बैटल पूछे गए यहां पे। खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये किन किन मुगल शासकों के बीच लड़ा गया। देखो मुगल शासक था, एक अलग आपके व्यक्ति था। देखो एक मेवाड़ का शासक और एक आपके अफगान का शासक। अगर खानवा का युद्ध पूछे, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और घाघरा की बात की जाए, घाघरा तो घाघरा हुआ था 1529 में, जनवरी में था ये, 37 जनवरी, 6 मई। हाँ, खानवा का युद्ध हुआ था, आपके मेवाड़ के राजा थे जिसका नाम था राणा सांगा, और राणा सांगा हार गया। और ये अफगान शासक था आपके लोदी सा, कोई सिकंदर लोदी था अफगान शासक, और ये किसके बीच लड़े गए थे, बाबर। अगर छोटा सा प्रश्न आ जाए कि सर बाबर का मकबरा कहां बना हुआ है, तो याद रखना काबुल, काबुल। और बाबर के बेटे का नाम बताना है जो गद्दी पे बैठा, इसकी मृत्यु होने के बाद में मुगल साम्राज्य को संभालने वाला शासक कौन बना, तो याद रखना हुमायूं। और हुमायूं का मकबरा कहां पड़ता है, दिल्ली के अंदर पड़ता है। दिल्ली भारत की वर्तमान में राजधानी है ना, जिसे नई दिल्ली बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। पंचमहल एक भवन है और इस पंचमहल का निर्माण किसके द्वारा और कहां पे करवाया गया। पंचमहल भारत के किस जगह पे पड़ता है और किसके द्वारा करवाया गया। मोनिया लिख ले, कॉपी लगा ले यार, फोन सारे दिन है। बिल्कुल, फतेहपुर सीकरी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया, और फतेहपुर सीकरी कहां पड़ता है, आगरा में। और ये निर्माण करवाने वाले शासक का नाम है अकबर। एक छोटा सा प्रश्न सुनिए, अकबर का मकबरा कहां पे है, अकबर का मकबरा बताना कहां पड़ता है। जबकि सासाराम बिहार में पड़ता है, शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी का। पंचमहल इनमें से कौन से स्थान पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण करवाया अकबर ने, और पंचमहल का निर्माण भी किसने करवाया, अकबर ने। अकबर मुगल साम्राज्य का एक वास्तविक संस्थापक था। अकबर का मकबरा पड़ता है यूपी, यूपी में एक जगह है आगरा, और आगरा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आपके सिकंदरा, खाली सिकंदरा। सिकंदराबाद है वो आपके महाराष्ट्र की जगह है। सिकंदरा में किस व्यक्ति का मकबरा बना हुआ है, अकबर का। मुगल साम्राज्य में अकबर का शासनकाल था आपके 1556 से लेकर 1605। अकबर का जो प्रमुख सेनापति उसका नाम था मान सिंह। अकबर ने जजिया कर को क्या किया था, समाप्त किया, लेकिन बाद में जजिया कर को लागू किया था औरंगजेब ने। अकबर का अंगरक्षक कौन था, तो याद रखना बेराम खां। और बेराम खां ने अंतिम हिंदू शासक हेमू के साथ युद्ध लड़ा, जिसे पानीपत का दूसरा युद्ध बोलते हैं, जिसमें विजय किसको मानेंगे, अकबर यानी कि बेराम खां को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ये आपके प्रश्न दिया है।
अगर प्रश्न आ जाए किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा, ये 2 प्रश्न बन गए। एक प्रश्न तो ये रहा दक्षिण भारत की गंगा, और दूसरा प्रश्न बनेगा एक आपके दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, या इसको आप लिख सकते हो दक्षिण की गंगा, या इसको लिख सकते हो बूढ़ी गंगा, या इसको लिख सकते हो भरत गंगा। ये सारी की सारी बातें जो बताओगे, ये सारी बातें याद रखना। ये सबसे लंबी नदी की बात कर रहा हूं, और लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की गोदावरी। लेकिन पवित्रता के कारण, पवित्र नदी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की क्या बता दिया? गंगा बता दी। ये प्रश्न हमेशा बच्चे गलत करते, 10 बार पढ़ो चाहे 20 बार, क्योंकि वो गोदावरी नदी को बड़ी नदी मानते हैं और बड़ी के कारण उसे गंगा की तुलना कर देते उत्तर भारत की से। दक्षिणी गंगा बोलोगे गोदावरी को, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। अब कई बार प्रश्न आता है कि कावेरी नदी अपना पानी कहां गिराती है, अपना जल को कहां गिराती है? तो ये यहां से आपके, ये यहां अपना जल गिराती है, और इस क्षेत्र को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। जबकि गोदावरी नदी इस प्रकार आती है तो यहां पे अपना पानी, इसको भी क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो 2 प्रश्न आपके सामने बन चुके। दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो बताओगे कावेरी, लेकिन दक्षिणी गंगा, दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा, ये चारों नाम किस नदी के नाम है? गोदावरी, जो इस पूरे भारत की, इस भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है। जबकि पूरे इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना, कावेरी नदी। तुंगभद्रा के किनारे एक शहर पढ़ लो जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, जिसका नाम है विजयनगर, और कृष्णा के किनारे पड़ता है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? कृष्णा के कारण। और तुंगभद्रा, विजयनगर, कावेरी की बात की जाए तो कावेरी क्या है? दक्षिण भारत की गंगा। बंसी दोबारा देख, दक्षिण भारत की गंगा कौन है और दक्षिणी गंगा कौन है, और बड़ी गंगा या बूढ़ी गंगा भी कौन है? लेकिन अगर प्रश्न आ जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन है? गोदावरी की लंबाई है पूरी की पूरी 1465 किलोमीटर। कावेरी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। हाँ बेटा, हाँ, अरेबियन सीन में जैसे एक आपके नर्मदा नदी हो गई, एक ताप्ती नदी हो गई, जुआरी नदी, मांडवी नदी, शरावती नदी हो गई, साबरमती नदी हो गई, माही नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, बहुत सारी नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां भी हैं। इनमें से सबसे बड़ी जो बनाई है हिमालय की तो सिंधु है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नर्मदा नदी है जो इधर गिराएगी पानी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। इस प्रधानमंत्री के बारे में 4-5 बातें याद रख लो। देश का एक पीएम, यानी कि देश का जो पीएम है वो अनुच्छेद 75 में, हमारे देश का एक प्रधानमंत्री होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में दी गई है? 75 में। याद रखना, देश का प्रधानमंत्री पीएम देश का तीसरा नागरिक होता है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक। यानी कि देश के तीसरे नंबर पे पद किसका आता है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री बनने की एक न्यूनतम एज 25 वर्ष। कितने वर्ष है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री कौन होता है? तो याद रखना, आम तौर पर लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो बहुमत दल बनाता है। एक कोई पार्टी अपने दल का क्या बना लेता है? बहुमत दल का नेता। आम तौर पे अगर लोकसभा से बहुमत दल नहीं निकलता तो बहुमत दल कहां से निकाल सकते हैं? राज्यसभा से। जब लोकसभा से निकल रहा है, ज्यादातर कहां से निकलता है?
क्योंकि लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं, राज्यसभा की सीटें कम हैं। तो लोकसभा में आसानी से किसी ना किसी पार्टी को बहुमत दल मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो अन्य दलों को साथ मिलाकर एक गठबंधन की सरकार बना ली जाती है, जो वर्तमान में चल रही है। ये वर्तमान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, अन्य दलों ने साथ दिया, तब जाकर आपके गठबंधन की सरकार बनी हुई है। और आज हमारा जो प्रधानमंत्री है वो तीसरी बार पद पे शपथ ले ली, तीसरी बार पद की शपथ ली है। आज नहीं, अभी वर्तमान में, वो गलती से निकल गया, आज वर्तमान में। नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, फिर 2019 में, फिर 2024 में। नरेंद्र मोदी किस राज्य से संबंध रखते हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी जो एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, वो वाराणसी से। अब सुनना, देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी आपके इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी कब बनी थी? तो याद रखना 24 जनवरी 1966 को। और इसी कारण 24 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस। 2% बताना चाहता हूं, कई बार पेपर में पूछता है कि सबसे युवा पीएम कौन बना अभी तक? सबसे कम तो याद रखना राजीव गांधी। और अगर प्रश्न आ जाए सबसे ज्यादा आयु का, सर्वाधिक आयु का पीएम, तो याद रखोगे मोरारजी देसाई। अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का है? अब है या नहीं है? इसके बेटे का नाम क्या है? और राहुल गांधी क्या आगे भविष्य में देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? वो कुछ नहीं पता, बन भी सकता, नहीं भी बन सकता। विपक्ष का नेता वर्तमान में तकड़ा है। हाँ, तो फातिमा बीबी कौन थी सर? अब ये सुनना, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला क्या थी? ये जज थी। सर ऊपर वाली कौन थी? हमारे देश की पहली राष्ट्रपति। तो देश में पहली महिला वर्ग से राष्ट्रपति चुने जाने वाली महिला का नाम श्रीमती देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सुनना मेरी बात, अभी वर्तमान में कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बनी है? हाँ, वर्तमान में कौन है हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो असम राज्य से, सॉरी उड़ीसा या असम से, उड़ीसा से संथाल जनजाति की। सर चुप हो जाओ प्लीज, अरे चुप हो जाओ। अरे यार हम तो ठीक है, तू, अरे यार हमारा रोज का काम है लड़ना, ये ऐसे लड़ाई चलती रहती है। प्यार मोहब्बत ही तो लड़ाई है, जहां लड़ाई होती है वहां प्यार ज्यादा होता है। कई बार देखिए दो भैंसें आपस में बंधी होती है, टक्कर मारती है पूरे दिन, और शाम को आखिर में दोनों को दूध देना, कोई भी नाराज नहीं हो सकती। राणा चुप हो जा अभी, नहीं तो तेरे को पक्का पीएम बना देंगे। अच्छा ठीक है, हम बनेंगे सर पीएम। पीएम का मतलब होता है यहां पर पागल मोहन, मनमोहन है। ये रहा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए। ये अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति के बारे में 4-5 कहानी याद रखना। अगर प्रश्न आ जाए राष्ट्रपति देश का प्रथम वह होता है सर्वोच्च नागरिक, सबसे बड़ा नागरिक, सर्वोच्च। हमारे राष्ट्रपति का जो पद है, हमारे राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। हमारा राष्ट्रपति कैसा होगा? निर्वाचित। राष्ट्रपति कैसा होगा? निर्वाचित। ये बात यूएसए के संविधान से ली है। राष्ट्रपति होगा निर्वाचित, ये बात तो अमेरिका से ली गई है। लेकिन इसके पद की बात अब सुनना, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। हमारे राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल कौन कौन से है? 52 से 62। 52 में बोला गया एक देश का राष्ट्रपति होगा। 53 में जो संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति उसी के पास होंगी। 54 में उसको कौन कौन वोट देगा।
55 में उसको चुनाव किस प्रकार करवाया जाएगा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारे निर्वाचित हो सकता है, पुनर्निर्वाचन, 58 में क्या क्या शर्त योग्यताएं हैं बनने के लिए, 59 में कुछ कंडीशन कुछ शर्तें होती हैं, 60 में शपथ ले सकता है, 61 में उसके ऊपर कोई देश अगर देश का या संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो उसको हटा सकते हैं, 62 में उसका पद रिक्त है, 6 महीने में भरना पड़ेगा दोबारे। तो ये सारी बातें राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक दी गई है। राष्ट्रपति के बारे में कभी प्रश्न आ जाए, हमारे देश का जो प्रथम राष्ट्रपति बना था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के पद पे कब चुना गया, तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को, जो चल के कब तक रहा था पद पे, 1962 तक। लेकिन इसने काम करना प्रारंभ कब किया, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से, इसका स्टेट पूछ लेगा आपको, स्टेट तो याद रखना इसका स्टेट पड़ता है बिहार। क्या बताओगे, बिहार, इसलिए इसको बोलते हैं बिहार का गांधी। कई बार प्रश्न आता है बिहार का गांधी किस व्यक्ति को बोला गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को महाप्रयाग घाट कहते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं, महाप्रयाग घाट कहा जाता है। प्रयाग एक जगह नाम है, प्रयाग घाट किसी का नहीं है। नहीं, प्रयाग का मतलब कोई 3 नदियों को नहीं बोलते, 3 नदियों का संगम को त्रिवेणी संगम बोलते, त्रिवेणी नदी संगम, 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी बोल दिया, त्रिवेणी। प्रयाग का मतलब होता है धार्मिक स्थल, धर्म से जुड़ा हुआ, कोई मंदिरों से जुड़ा हुआ। ऐसे प्रयाग स्थल आपको उत्तराखंड में बहुत मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो प्रयाग एरिया है वो इलाहाबाद है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं। मुझे भी समझ आ गया, कल पापा ने बहुत समझाया। हाँ, रुचिका आ जाए इधर अब। हाँ, डॉक्टर इसका तो हो जाएगा भैया, तेरी सोच। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति। अब सुनना, ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति तथा देश के प्रथम क्या बने थे, उप राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम एज क्या है, 21 है। और राष्ट्रपति बन गया तो काम कितने वर्ष करेगा, कार्यकाल। राष्ट्रपति बन गया तो महीने में कितने लाख रुपए लेगा, जा सचिन पानी की बोतल भरा के ला। लिख ले यार, लिखेड़ा है, खड़े हो जा। मैं एक प्रश्न पूछूं, न्यू बता, राष्ट्रपति, ऐसा राष्ट्रपति जो पद पे रहता हुआ उसकी मृत्यु हुई, ऑप्शन नहीं दूंगा, एक नहीं है, दो हैं। अफगानिस्तान गए हो, वो तो प्रधानमंत्री हो, और अफगानिस्तान को नहीं, वो उज्बेकिस्तान गए हो, बट और भी आके गए हूं, उन्हें डांट दियो। हाँ क्या कह रहा है, करने दे, तेरा क्या ले रहा है। तेरे साथ जा रहा है, वो भी तेरे साथ जा रहा है क्या, अलग अलग दो, इसको ले जाइए, वो भी कहीं निराला खा के गिर जाएगा ये। बस में जाके कहेगा भैया 10 रुपए देना, निराला लेना है रे। हाँ मैं मांगता हूँ, ला दे दे, और वो भी इससे तू भी मांग, आज ला दे, तू 10 रुपए दे, कितने तेरे पास दे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन के राज का शासन काल बताइए। हर्षवर्धन ने अपने राज कब से लेकर कब तक किया।
हर्षवर्धन की कोई पुस्तक का नाम बताइए, बुक का नाम। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम। कवि का नाम था बाणभट्ट। और बुक का नाम है रत्नावली। प्लस में नागानंद। और एक आपके प्रिय दर्शिका। और बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसकी रचनाएं। हाँ, बाणभट्ट की किताब कोई? बिल्कुल, हर चरित्र और कादंबरी। रामचरितमानस तुलसीदास की है जो कोई वो तो रट के आयो किताबड़ी तो याद रखना, बिल्कुल वेरी गुड। कादंबरी और आपके हर चरित्र। आग लगाना मेरी फितरत में नहीं, मेरी सादगी में लोग जले तो मेरा क्या कसूर है तेरी सादगी में ऐसा तूने क्या ले लिया लोगों का जो तेरे से जलेंगे। नींद आ रही है? किसको आ रही है? तेरे को आ रही है? तेरे को आ रही है? तेरे को आ रही है? हाथ लागी, आंख पर लागी की तेरे को आ रही है? यार ऐसे मत क्या कर बंस यार। अगले इस पर्सन का राइट उत्तर होगा 606 से लेकर 47, डी उत्तर है इसका। आगे देखिए, सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिला है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऑप्शन में ऋग्वेद, पुराणों में, उपनिषद या अथर्ववेद। देखो, अथर्ववेद को बोलते सबसे छोटा वेद। और इस वेद में मिले कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब यानी कि जादू टोना, तांत्रिक विद्या। मन चाहा प्यार अपने कदमों में लाए, उसकी सेटिंग आपकी हो जाए, ये मंत्र उबार के फेंक देना। हाँ, पुराने बस स्टैंड के पीछे मिले। ऋग्वेद को बोलते हैं सबसे बड़ा वेद, और सबसे क्या ये प्राचीन वेद। और सबसे नया वेद कौन सा? नया। और राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ऋग्वेद। अगर एक पर्सन में पूछ लूं वेद का मतलब क्या होता है, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानी बनना। शाम को बढ़िया बढ़िया तुम्हें चीज खिलाऊंगा आज। अगले पर्सन को देखिए, भारत की सबसे जो बड़ी सुरंग है उसका नाम। सभी को 28 तारीख को दिवाली बनाई जाएगी एकेडमी में, तो 28 तारीख को सारे बच्चे प्रेजेंट मिले और उसके अपने घर से एक एक डिब्बा मिठाई लाएं। मिठाई का मतलब भरा होता है, खाली नहीं होता। पहले एकेडमी लाना है, फिर लेके जाना है। भारत की सबसे बड़ी ज्वार सुरंग, हाँ भाई प्रशांत, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। एक जमाना था जब प्यार में लोग अमर होते थे। एक जमाना था जब लोग प्यार में अमर होते थे। फिर समय आया लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। अब तो समय वो है जब प्यार में लोग तोतले हो जाते हैं। अले मेरे बाबू ने खाना खाया वाह लड़के वाह, मान गए यार तुझे।
और फिर भी अगली भी तोतलाई बोलती है, हाँ आपके बाबू ने खाना खा लिया है। तुझे बड़ा सेंटेंस पता है। याद रखना, आपके जम्मू एंड कश्मीर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे अधिक पटसन एक रेशेदार फसल है। पटसन में लंबे लंबे तने युक्त पौधे लगते हैं। इनको हम बोलते हैं जूट। क्या बोलते हैं? इनको काट के, इनको सुखाकर, इनको पीट पीट के पतला पतला क्या बना लेते हैं? रेशा, फाइबर बना लेते हैं। और सबसे ज्यादा ये जूट या पटसन होता है सुंदरवन की डेल्टाई भूमि, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा पटसन या जूट कौन से राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। इसी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है धान का, यानी कि चावल का। सबसे ज्यादा पूछ लेगा चावल और जूट किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल, क्योंकि जूट का जो रेशा है ना वो शाइन ज्यादा करता है। उसे सुनहरा रेशा, सोने का रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। गोल्डन फाइबर का मतलब सुनहरा रेशा। किस फसल के रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट या पटसन। जूट का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में, और भारत के बाद सबसे ज्यादा होता है बांग्लादेश। जूट को जो प्राप्त करते हैं, जूट उस पौधे का क्या कहलाता है? तना होता है वो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा भारत की भूमि पर पैदा किए जाने वाला अन्न कौन सा है? अन्न, तो याद रखना उसका नाम है सर चावल। क्या नाम है? चावल है। अगर प्रश्न आ जाए सर चावल उत्पादन करने वाला उत्पादक बड़ा देश पूछ लेगा, बड़ा देश, तो सबसे बड़ा जो देश है वो दो याद रखना, एक चीन और एक कौन सा? भारत। एक नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे भारत। भारत के किस राज्य में चावल ज्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में। अब चावल में याद रखना, आपके चावल के अंदर बात करूं तो इसके अंदर आपके विटामिन नहीं होता। चावल के अंदर विटामिन नहीं होता और प्लस में आपके प्रोटीन नहीं होता। चावल में सर्वाधिक होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कितने %? कार्बोहाइड्रेट वह एक पदार्थ, एक तत्व होता है शरीर में जो सबसे पहले पाचन क्रिया को आसान बनाता है और पाचन जल्दी करता है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। हंस क्या रहा है? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? चावल में। लेकिन चावल की एक सर वैरायटी किस्म पाई जाती है जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। इस सुनहरे चावल में एक विटामिन ए पाया जाता है। और चावल को जब धोते हैं तो चावल को धोने पर उसके विटामिन खत्म हो जाते हैं। हालांकि विटामिन होते नहीं है लेकिन कम मात्रा में होते हैं। लेकिन क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन। इसलिए डॉक्टर बीमार व्यक्ति को हमेशा किसका सजेशन करता है भोजन हल्का अनाज लेने के लिए? चावल का। चावल किस देश में ज्यादा है भैया? चावल भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा? और भारत की भूमि पर बोया जाएगा, उगाया जाएगा। उगाने के बाद इसका हम क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। उत्पादन, बोया, सर्वाधिक एरिया, तो सब तीनों बातें किसकी बताओगे? चावल कौन सी ऋतु की फसल है? तो याद रखना ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में जो उगती हैं उस फसलों को खरीफ बोलते हैं, जो वर्तमान में काटी जा रही हैं। अब जो उगाई जाएंगी उन्हें शीतकालीन फसलें या रबी की फसलें बोलते हैं। रबी की फसलों में गेहूं याद रखना। क्या याद रखोगे? तो चावल के बाद भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं का। किसका भैया? गेहूं का। तीनों में होता है लेकिन ज्यादा इसी का है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कितने राज्य समुद्र तट के साथ
समुंदर तट, ये जो एरिया है, ये एरिया आपके नीचे वाला भारत है, और जिसे बोलते हैं आपके पश्चिम बंगाल, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। अब ध्यान से सुनना, इस प्रायद्वीपीय भारत को ही हम बोलते हैं पठारी भारत। क्या बोलते हैं? और इस पठारी भारत को ही बोलते हैं पुराना भारत, और इस पुराने भारत को ही बोलते हैं दक्षिणी भारत। बहुत नाम है इसके। अब एक बात सुनना, अगर प्रश्न आ जाए इसके आसपास का जो एरिया है उसको समुद्र से घिरा हुआ है, इस वाले तट को बोलते हैं पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट बोलो, या इसको बोलो पश्चिमी घाट। और जो कौन से सागर से लगा हुआ है? अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर से। इस वाले एरिया को बोलते हैं पूर्वी तट बोलो, या पूर्वी क्या बोलो, घाट बोलो। ये जो लगा ये बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल। अब प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है कि भारत के कितने तट है मुख्य रूप से? एक पश्चिमी तट है, तो दूसरा क्या है? पूर्वी तट से कितने राज्य लगे हैं, और पश्चिमी तट से कितने राज्य लगते हैं? 5 में कैसे? सर यहां लगता है गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो समुद्र तट से लगे भारत के टोटल राज्यों की सीमा कितनी है? इन 9 में से सर्वाधिक किसकी है, और इन 9 में से सबसे कम किसकी है? यह पेपर में बार बार पूछेगा। लिखो, सबसे लंबी तट सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तट सीमा बनाने वाला गोवा। यार क्यों बता रहा है इसको? रुक जा, रुक जा। तो अब केड़ा है मान जाएगा सार दिन। मजाक भाभी लग रही हूं मैं तेरी? क्या ये ऐसा भी आने लग गया क्या? क्या पर निंजा टेक्निक है? ये बता मुझे, शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? हाँ, स्प्लीन। स्प्लीन यानी कि प्लिया। हाँ, सबसे छोटी, बिल्कुल। आ जाओ, चांदी के कवर है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई, नहरों के द्वारा सिंचाई कौन से राज्य में ज्यादा की जाती है? ऑप्शन में पंजाब, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। अगर एक ऑप्शन और दे दूं ना यहाँ पे यूपी, तो यूपी होगा। अगर यूपी ना मिले तो क्या बताओगे? अब दूसरा प्रश्न सुना, अगर प्रश्न आ जाए भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, तो याद रखना आपके IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ी नहर, सबसे बड़ी सिंचाई नहर। लेकिन सिंचाई का मतलब होता है कि खेतों तक पानी को सींचना, पहुंचाना, और फसल को सींचना। ज्यादा कौन करता है? यूपी। लेकिन नहीं है ऑप्शन में पंजाब। लेकिन याद रखना, आपसे कुएं या कुओं के द्वारा जो सिंचाई ज्यादा होती है वो किस राज्य में? गुजरात में। लेकिन आपके तालाबों के द्वारा, तालाबों में पानी को इकट्ठा करेंगे फिर वहां से लेके जाएंगे, तो तालाबों द्वारा जो सबसे ज्यादा खेती होती है वो किस राज्य में? नहरों में। अगर ऑप्शन में ना मिले तो पंजाब ही करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सिंचाई वाला राज्य भी कौन सा है? पंजाब। सिंचाई ज्यादा होती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसे हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी में ICAR, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1955 में की। ये पहले बिहार है और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है, जो खेती की तकनीक बताता है, खेती के बारे में सुझाव देता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और ये कहता है कि भारत की जो मिट्टी या मृदा है वो टोटल कितनी है? 28 है। कितनी है? इस 28 में से जो प्रमुख, जो मुख्य है, जिन्हें गोंड मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोंड मिट्टी। गोंड का मतलब होता है मेजर मिट्टी, बड़ी मिट्टियां। वो टोटल कितनी है? तो भारत में मिट्टियों के प्रकार पूछे, अगर ऑप्शन में 28 है तब तो 28 करोगे, लेकिन क्या करोगे? 8 करोगे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 8 में सबसे ज्यादा सुनना, जल के द्वारा, जलोढ़ के बाद आपके काली मिट्टी, काली मिट्टी के बाद आपके लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के बाद आपके लेटेराइट। कहां जा रहा है? इधर बैठ, इधर। चाय चाय सार दिन चाय। जलोढ़ आएगा, नीचे आएगा। जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, पर्वतीय। पर्वतीय के बाद में राजस्थान में पाई जाती है मरुस्थली, जिसे बोलते हैं बलुई या रेतीली। और उसके बाद जो मिट्टी है उसे बोलते हैं आपके दलदली, या इसे बोलते हैं पीट मिट्टी। और जो लास्ट मिट्टी है उसका नाम है लवणीय। जो राजस्थान, हरियाणा, जहां सिंचाई ज्यादा होगी वहां पे ये मिट्टी नहीं बनती जाएगी, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी नहीं बची। एक नंबर पे ज्यादा कौन सी है? जलोढ़ में 2 मिट्टी बहुत फेमस है। जलोढ़ की नई मिट्टी को, नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, उसको खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये खादर बाद में चल के क्या बन जाएगी? और इस पुरानी को क्या बोलेंगे? तो कई बार प्रश्न आता है कि सर, जो जब नदियों द्वारा पानी जा रहा है तो नई नई मिट्टी को छोड़ा जा रहा है, उस वाले क्षेत्र में जो मिट्टी बनती है उस मिट्टी को बोलते हैं खादर। अब वहां पे नदियां जाना, नदियों का पानी जाना बंद हो गया, क्योंकि ऊंचाई क्षेत्र हो गया, तो नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, निम्न की ओर बढ़ पड़ी। तो वहां पर जो खादर थी ये बाद में क्या कहलाने लग जाएगी? बांगर। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि खादर और बांगर कौन सी मिट्टी के उपभाग हैं? तो जलोढ़ नदियों के द्वारा बनती है। बहुत बढ़िया, शाबाश, लाजवाब। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी माफी चाहता हूं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर एक आक्रमण कर दिया। छोड़ दो उधर। भारत के ऊपर क्या कर दिया? एक आक्रमण कर दिया। अब ध्यान से सुनना, इस आक्रमण को बोला गया भारत पर पहला अरबी आक्रमण। तो भारत पे पहला अरबी आक्रमण। एक प्रश्न और, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस व्यक्ति ने किया? तब क्या बोलोगे? मोहम्मद बिन कासिम। और ये भारत पर पहला अरबी और मुस्लिम, ये दोनों क्या रहे थे? सफल आक्रमण है। ये इनको सफल बताना, ये सक्सेस हुए थे। और ये जो आक्रमण हो रहा है आज वर्तमान में, वो जगह कहां पड़ती है? पाकिस्तान के किस जगह को बोल रहा हूं मैं? सिंध को। और सिंध का यहां पे जो राजा था, उस राजे का नाम था दाहिर। और दाहिर इस युद्ध में या आक्रमण में हार जाता है, और जीतता कौन है? ये मैं बात कब की कर रहा हूं? 712 ईस्वी। और इसी समय मोहम्मद बिन ने हमारे भारत पे एक कर लगा दिया, कर लागू किया। उस कर का नाम है जजिया कर। तो पेपर में यही फंसता है कि जजिया कर को भारत में लागू करने वाले लोंडे का नाम क्या है?
मोहम्मद बिन कासिम। एक मोहम्मद बिन तुगलक अलग है, जिसे मूर्ख शासक बताया गया। चांदी के धातुओं को सिक्कों को बंद करा दिया और चमड़े के सिक्के चला दिए लोंडे ने। तेरी मूछ बनाऊं, इधर आ, यहां लिखता हूं राम, एक इधर लिखता हूं सीता, इधर लिखता हूं ऊपर रावण। ला 10 रुपए दे। ऐसा ही करते हैं ना वो खाटू श्याम जाते हैं, बड़ा टप टप लगा के कहला 10 रुपए दे। टैलेंट है भाई, पैसा कमाना भारतीयों से सीखो। चलते चलते भिखारी बन जाए, चलते चलते भाई साहब कोट पोट डाल के भैया ऑफिस में जाने वाले ऑफिसर बन जाएंगे। अगले ये हो गया ना। भारत पे पहला सफल आक्रमण किसने किया था? भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था और किस वर्ष? 712। और जजिया कर को लागू करने वाला मोहम्मद बिन कासिम। लिंगराज मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? लिंगराज भारत के कौन से राज्य में स्थित एक मंदिर है? आप उड़ीसा बताते हो, लेकिन उड़ीसा की 3 जगह याद रखना। एक तो याद रखना कोणार्क। इस कोणार्क के जो मंदिर का नाम है उसे बोलते हैं सूर्य मंदिर। अगर सूर्य मंदिर ना बोलो तो इस मंदिर को बोलते हैं ब्लैक, हाँ ब्लैक पैगोडो, ब्लैक पैगोडा। एक जगह पड़ती है आपके उड़ीसा के अंदर जिसका नाम है भुवनेश्वर, और इस भुवनेश्वर के अंदर पड़ता आपके लिंगराज मंदिर। लेकिन कई बार यह प्रश्न आता है कि खंडित लिंग की या शिवलिंग की पूजा भारत में कहां होती है? एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, यानी कि लिंग पूरा नहीं खंडित है, टूटा हुआ। और ये आपके डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है बेणेश्वर धाम। तो भारत का कौन सा वो मंदिर है जहां पर शिव के खंडित लिंग की पूजा होती है, जिसे क्या बोलते हैं? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर राजस्थान में। जबकि लिंगराज मंदिर कहां पड़ता है? तो याद रखना आपके भुवनेश्वर में। ये दोनों बातें पढ़ लेना, ये पेपर में आती है। ये आप भगवान नाम लेते हो भाई, सबके भगवान का लीडर कौन है? भारत की हर एक जगह पर शिवलिंग मिला है, हर एक जगह पर, चाहे वो सऊदी हो चाहे कोई भी हो, हर एक जगह पर सबसे पहले जो एक खंडित या मृत भांड या जो कोई मूर्ति वगैरह मिले, वो किसकी? पहले शिव की पूजा होती थी, शिवलिंग की पूजा करते थे। बाद में अलग अलग व्यक्तियों ने अच्छे अच्छे काम किए, राम जी, सीता जी, फिर करने लगे इनकी पूजा। तो सबका भगवान का लीडर कौन है? शिव का घर कहां पे, ये बता दो। बिल्कुल, कैलाश तो बहुत रामायण में, ग्रंथों में, उपनिषद में बहुत चर्चा की गई है। कैलाश बर्फ ही बर्फ है। कैलाश की जटाएं, शिव की जटाएं, क्योंकि शिव की जटाओं से क्या बहती है? गंगा बहती है, क्योंकि कैलाश के नीचे आपके गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है। तो उड़ीसा में एक जगह और याद रखना जिसको बोलते हैं पुरी। क्या बोलते हैं? पुरी में एक रथ यात्रा निकाली जाती है। क्या करते हैं? रथ यात्रा। और वहां का एक व्यक्ति था जगन्नाथ। कौन था? तो जगन्नाथ रथ यात्रा या जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में पड़ता है? तीनों बातें उड़ीसा है। लेकिन उड़ीसा में जो ज्यादा पॉपुलर है ना, ये कोणार्क बहुत फेमस है, क्योंकि ये कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है ना, ये आरबीआई ने यहां की एक तस्वीर कौन से रुपए के नोट पे डाल दी? ये बहुत देख लो, आरबीआई ने 10 रुपए के नोट पे फोटो डाल दी है।
हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। हर साल एक हाथी महोत्सव बनाते हैं। हाथी महोत्सव, महोत्सव में कई बातें याद रखना। एक आपको मिलेगा पतंग महोत्सव, एक मिलेगा आपको ऊंट महोत्सव, एक मिलेगा आपको हाथी महोत्सव। ये तीन बहुत फेमस है। एक आता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव पड़ता है जसल, और ऊंट महोत्सव पड़ता है बीका, और हाथी महोत्सव जयपुर, और पतंग महोत्सव पड़ता है गुजरात में। ये क्या, अरे द प्राइम गेमिंग, रुक जा भाई, चंचल पढ़ ले बेटा। जयपुर, तो यहां राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके। अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, जयपुर शहर का निर्माण किसने किया। याद रखना, स्वाई जय सिंह, ठीक है ना। जय सिंह प्रथम या सेकंड है। अब सुनना, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश, सॉरी राज्य या प्रदेश, सबसे ज्यादा मूंगफली, मूंगफली कैसी फसल है। याद रखना, मूंगफली सर एक खाद्य या तिलहन। अब बताइए कैसी फसल है। मूंगफली का यूज तेल निकालने के लिए करते हैं या खाने के लिए किया जाता है। अब सुनना, खाद्यान्न फसल में उस फसल को गिनेंगे जिसकी चपाती बनती हो, जिसकी रोटी बनती हो, जिसकी भूख मिटाई जाती हो। खाद्यान्न फसल में तीन फसलें गिनी जाती हैं। एक तो आपके चावल मुख्य रूप से, एक आपके गेहूं, एक आपके मक्का, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बता रहा हूं, लेकिन बाजरा भी है। मुख्य रूप से तीन फसल याद रखना खाद्यान्न के, जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा है। चावल, गेहूं, मक्का, और एक चौथी फसल जो भारत में राजस्थान की जो बहुत बड़ी प्रमुख है, बाजरा। लेकिन मूंगफली खाद्यान्न फसल नहीं है। मूंगफली एक क्या है, तिलहन युक्त। मूंगफली का तेल निकालने के लिए ज्यादा किया जाता है उत्पादन। मूंगफली पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है, गुजरात में होती है। अब सुनना मेरी बात, गुजरात में और फसलें आपके, एक तो कपास, तो कई बार यह भी प्रश्न आता है कपास का उत्पादन किस राज्य में ज्यादा होता है, गुजरात के अंदर। अब दो चार फसलें आप मुझे बताते चलना, जैसे कई बार पेपर में आता है सर गन्ने का उत्पादन कहां होता है, और गन्ने से आप क्या बनाते हो, चीनी। दोनों बातें अलग हो जाएंगी। अगर गन्ना उत्पादक राज्य बोले तो बताओगे आप यूपी, लेकिन सर्वाधिक जो चीनी मिलें हैं ना, फैक्ट्रियां, मिल, वो महाराष्ट्र में ज्यादा है। तो चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश से बड़ा बन गया है कौन, महाराष्ट्र। एक शब्द सुनना, एक का नाम आता है तंबाकू। तंबाकू सर्वाधिक होता है आंध्र प्रदेश, और दूसरे नंबर पे गुजरात। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, तंबाकू कैसा पौधा है, विदेशी या भारतीय। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में छोड़ के गया हो तो इस कारण उसको बोल दिया विदेशी पौधा या लेके आए हो। तो तंबाकू हमें जो दे के गए वो कौन दे के गए थे, पुर्तगाल। कौन दे के गए थे भैया, पुर्तगाली, क्योंकि यही सबसे पहले यूरोप के व्यक्ति भारत में आए थे समुद्र लेके, समुद्र के जहाज से। शक्कर, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी। सूरजमुखी सर्वाधिक होता है कर्नाटक में। इधर आ, जब भारत का अग्रणीय राज्य, अग्रणीय का मतलब होता है सर्वाधिक, अग्रणीय मतलब और राज्यों में बड़ा राज्य किसमें, दलहन का मतलब होता है दालें।
और दालों में सबसे दलहन फसलों का राजा कौन है, ये बता दो। रे वाह यार, मान के तना यार, चना। कई लोंडे तो सोचेंगे सर सोयाबीन को बोलते। सोयाबीन दलहन फसल में नहीं आती, सोयाबीन एक तिलहन फसल है, सोयाबीन से तेल ज्यादा निकलता है। इसलिए देखा होगा रिफाइंड जब लेके आते हो तो नाम मिलता है ना, सोयाबीन 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 ऑयल। अगर ऑप्शन में ई ऑप्शन दे रखा हो और दे दे मध्य प्रदेश, तो राइट उत्तर क्या होगा? दूसरे नंबर पे बड़ा राज्य कौन सा है? लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो राजस्थान आ जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। 4 ऑप्शन है बंसी, चारों में अगर मध्य प्रदेश है तो पहला मध्य प्रदेश लगाना, अगर मध्य प्रदेश नहीं है तो दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प का मतलब फ्लावर, फूल। फूल खिले हैं ताजा ताजा, कहो आओ ना, कभी आओ ना हमारे बगीचे में। आज क्या रहा है? फूल है। उसको बोल प्रशांत को, भैया ना कह कर तू सीधो प्रशांत कह दे कर, प्रशांत भैया आज तो चढ़ा के ले रखे है। ए ओके गुरुजी, सिमरन ओके गुरुजी ओके। आज लाली इधर आ। जब राष्ट्रीय फूल का नाम है लोटस। अब एक छोटा सा प्रश्न बताइए, जो कमल है ये कौन सी क्रांति का प्रतीक चिन्ह बना था? एक ही क्रांति है भारत के लिए तो होगी रे, 1857 की क्रांति, जो भारत ने अंग्रेजों के साथ पहली लड़ाई लड़ी थी कि ये तो भूमि हमारी, हमें निकालना पड़ेगा इनसे। मार 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 मार, दोनों गुलो। ओए बंसी, तू खपी करता है उसके साथ, तू तेरा आगे देख यार, तुम लड़ोगे तीनों जने यार। मैं नीचे हो जाता हूं, ले अब मार दे। जा सो जाए ऊपर, मैं रोकूंगा तो ना। वो टेस्ट पेपर निकालना। हाँ, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। क्या दिए गए? जल्दी आ जाना, टेस्ट भी है। भारत का, चाय पिएगा दूध पिएगा? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, वो याद रखना 2009 में, जिसे बोलते हैं गंगा नदी। और इस गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? सॉरी, 2009 में बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा, क्योंकि बांग्लादेश में ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। उस ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। जब जमुना और पद्मा दोनों मिलती है तब इसको बोलते हैं मेघना। शानदार, लाजवाब, बढ़िया। लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कहा खो गया बंसी? एक टॉफी दे इसको, कई देर चूसता रहेगा। दे दे, मीठी दियो कभी खारी दे दे, लड़के को बेहोश कर दे। यहीं ये वाली मत दे, जेली ले ले, खा ले बेटा, खा ले। अरे खा ले बंसी, देख हम नहीं देख रहे, देख मैंने इधर मुंह कर लिया।
चकते फट्टे 90 गिल्लियां। इधर देख क्या दिया गया है, शांत घाटी, साइलेंट वैली, शांत घाटी, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली भारत के किस राज्य को कहा गया? ऑप्शन में तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल और आपके अरुणाचल प्रदेश। एक पर्सन आपके बनेगा सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन जो घाटी है वो याद रखना बेंगलुरु को, और शांत घाटी बोलते हैं भारत के किस एरिया को? केरल में। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, केरल में बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? तेलुगु तो बोलते हैं आपके आंध्र प्रदेश में, हां यहां बोली जाती है मलयालम, मलयालम। झारखंड के धरती से नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्योंकि झारखंड की धरती कोई अमेरिका में है क्या, इतना लंबा नमस्कार दिया है। इधर आ जलाली। प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु का मेला, और पशु में अगर आपसे सबसे बड़ा ऊंट मेला पूछ ले तो बिल्कुल राजस्थान। सोनपुर है वो, सोनपुर, और ये सोनपुर पड़ता आपके पटना, बिहार। और ये सोनपुर मेला भरता आपके सोन नदी के किनारे। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर? हां राघवेंद्र, नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल, नागपुर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पड़ता है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र। या खोल मत यार ये बेंच वाले। तेरे पास तो पूरे टैलेंट ही भरे पड़े हैं। तो भारत में राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल या नागपुर? याद रखना देहरादून, जिसे राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण या वन अनुसंधान केंद्र भी बोलते हैं। अनुसंधान, हाँ। वन दिवस की अगर बात बोले तो याद रखना बंसी 22 नहीं 21 मार्च को। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, और इस नागपुर को बोलते हैं संतरा नगरी। और भोपाल किसकी राजधानी है? भोपाल राजधानी है एमपी की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पे, अब भारत का पश्चिमी समुद्र तट कहां पड़ता है? ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं पश्चिमी समुद्री तट, जो किससे लगा हुआ है? अरब सागर से। अब इसमें भी एरिया है, ऊपर वाले एरिया का नाम तो है उत्तर, और जो नीचे नीचे इसका नाम क्या है? दक्षिण। इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें अगर ऊपर वाले एरिया को बोलेंगे आपके कोणार्क तट, क्या बोलेंगे? कोणार्क या कोकण, सॉरी कोकण तट। और नीचे वाले एरिया को बोलेंगे माला,
मालाबार तट, जो किस राज्य में, बैठ जा, केरल में। कोंकण तट पड़ता है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तक के तट को। प्रश्न क्या है? पश्चिमी समुद्री तट, बिल्कुल ठीक है। इनमें से वर्षा कौन से मानसून में होती है? तो यहां पर जो मानसून आता है उस मानसून को बोलते हैं आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून। है ऑप्शन में? बिल्कुल, उत्तर संख्या लगाइए। तो भारत में मानसून 3 प्रकार के हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून और आपके पश्चिमी विक्षोभ, जिसे मावट बोलते हैं। एक तो इसकी 8 कॉपी दे दे और 8 धाम 80 रुपए ले लेना। कितनी कॉपी है तेरी? 15 दे दी। कितनी कॉपी चाहिए तेरे को? अरे वो टेस्ट वाले कौन से गाय पे तेरे? गांव में तक दी नहीं मैंने। गांव कब गया ये? बीमार कहाँ हुआ था तू? और कहाँ रहा था? हॉस्टल में। अगले प्रश्न को, मदुरै, वो इसकी ले लियो, बोबी की। मदुरै इनमें से कहां पर उपस्थित है? मदुरै शहर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। मदुरै शहर में एक मंदिर पड़ता है जिसे बोलते हैं मीनाक्षी, और ये आपके तमिलनाडु। कहां पड़ता है भैया? तमिलनाडु। आज मैथ का क्लास नहीं है बेटा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, वो मांगेगा, उसको जरूरत है मांग लेगा। तेरे को टेंशन, अगले को टेंशन नहीं है, तू क्यों लेता है टेंशन? दुनिया चांद पे जा रही है, तू यहीं कुत्तों की तरह घूम रहा है। इसी को बोलते हैं बड़ा और छोटा। तुम घूमते हो पीछे, जिसको जरूरत है खप ले लेगा आके। पढ़ा रहा हूं, पढ़ ले चुपचाप, पेपर में नंबर ना आता कुछ। धन विधेयक, मनी बिल, इनमें से कौन से सदन में बुलाया जाता है? और धन विधेयक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और धन किसका है? जनता का। और जनता ने सदन कौन सा बनाया है? पूरी करेगा, पानी निकालेगा क्या भैंस से? प्रश्न लिखा है? प्रश्न लिखा नहीं? लिखे नहीं? लिखे प्रश्न? हाँ तूने? इधर आ जा, इधर आ जा। थोड़ी देर और बैठा रहे तो 8-10 और हो जाएंगे। सौ में से 99 आते। बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्च, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। अब सुनना, इस धन विधेयक पर, धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकता है। मनी बिल को राज्यसभा कितने दिन तक होल्ड कर सकता है? 14 दिन तक। उसके बाद उसे साइन करना पड़ेगा। अगर नहीं करता वो मनी बिल लागू हो जाएगा। मनी बिल सबसे पहले किस सदन में आता है? और मनी बिल की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। मनी बिल को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। मनी बिल का अनुच्छेद पूछ लेगा, कौन से अनुच्छेद में मनी बिल का उल्लेख किया गया है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया? 110 में दिया गया है। हाँ बेटा, रुक जा यार बंसी यार। जय श्री राम, जय श्री राम। द प्राइम गेमिंग, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम भाई, राम 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 राम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, कि राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है?
राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है? राज्य स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधान सभा अध्यक्ष? विराट कोहली। विराट कोहली का यहां थोड़ी देर में बोलोगे धोनी। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका अगर नाम मात्र की पूछे ना, नाम मात्र की होती है आपके राज्यपाल के पास, क्योंकि राज्यपाल एक कठपुतली है। तो इसका राइट उत्तर होगा स्टेट मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सीएम। द गेमिंग प्राइम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत में सबसे अधिक जस्ता एक अधात्विक खनिज है। इस जस्ते को अंग्रेजी में बोलते हैं सीसा। क्या बोलते हैं? अगर आपके पास तांबा है, अगर आपके पास क्या है, नहीं सीसा अलग है, माफी चाहता हूं, जस्ता अलग है। तांबा और प्लस में आपके पास जस्ता है तो आप एक नई धातु बनाओगे जिसे बोलते हैं आपके पीतल। क्या बोलते हैं? पीतल धातु है या मिश्र धातु है? क्योंकि दो धातुओं का रूप हो गया, मिश्र धातु है। अगर आपके पास तांबा है और तांबे में आपने यूज कर लिया टीन का, तो आप एक धातु नई बना लोगे, मिश्र धातु, जिसे ब्रोंज, कांसा। ये ऊपर वाली ब्रास है, ये ब्रोंज है, कर लोगे। ये मिश्र धातु, ये भी मिश्र धातु है, लेकिन कौन सी धातुओं का मिश्रण है? जस्ता भारत में सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में, और राजस्थान में उदयपुर के अंदर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा राजस्थान। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, पूरे भारत में कोयला कहां पे होता है सबसे ज्यादा? कोयला, तो सबसे ज्यादा कोयले का जो उत्पादन है वो आपको याद रखना है झारखंड है। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोहा याद रखना आपके उड़ीसा। और पूरे भारत में सर्वाधिक चांदी याद रखना राजस्थान। पूरे भारत में सर्वाधिक हीरा और पूरे भारत में सर्वाधिक सोना है बंसी घर पे सोना? सर रोंग, राजस्थान, झारखंड। हाँ बिल्कुल ठीक है, सारे बच्चे लगाते चले। तो पढ़ कब रहा है? और तेरी मैया रे भैया, ले जा बॉबिस को, घुमाला थोड़ा सा, दर्शन करा के ला बाहर के। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा याद रखना एक अस्थाई सदन है। लोकसभा समय से पहले भी क्या कर सकते हैं? लोकसभा एक छोटा, या इसको बोलते हैं निम्न सदन। लोकसभा का सदस्य बनना है मेंबर, तो याद रखिए कम से कम भी आयु न्यूनतम 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बन गया तो तेरा कार्यकाल या आपका कार्यकाल या लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम था जीवी मावलंकर। इसे बोलते गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा का पहला अध्यक्ष था। अगर लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, पहली महिला पूछे तो याद रखना कांग्रेस पार्टी से 15वीं लोकसभा 2009 में बनी थी मीरा कुमार।
आभार महोदय, चॉकलेट भी है। बधाई दोस्तों। एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करते चले। छोड़ छोड़ छोड़, फेंक दूंगा मैं फोन को। नहीं दूंगा। क्या लिखा है, क्या रख ले। तो देखो मीरा कुमारी नाम है, इसको कुमारी मत करना, ये फीमेल ही है। हाँ महिला है ये। अब आपकी इच्छा है इसको पुरुष समझो तो समझो। करे कमेंट करे भाई सभी बच्चे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का पहला क्या था, राष्ट्रपति। व्योमेश चंद्र बनर्जी हमारे कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी। हाँ और वाह रे भैया, वाह रे भैया। भारत में बनाई गई पहली रंगीन फिल्म का नाम क्या है? बंसी एक तो सीधा बैठ, सीधा बैठ। अब प्रश्न कर तेरा खुद का। हाँ रिचार्ज 4G, 4G का जमाना है, छोरी वीडियो कॉल करेगी, लाइव चैट करेगी। है वीडियो कॉल पे आ मिठिए तेरा मुखड़ा देखनू जी करदा। क्या निकाल रहा है बैग से? कल तो अफड़ा तोड़ी मचा दी लोंडे ने, गुरुजी फोन खो गया। फोन बैग की तीसरी चेन में डाल रखा। बोला सर फोन पता नहीं कहाँ गया। फिर मैं सोचा ये लाली ले गई होगी घर पे, कई दिनों की बोल रही थी फोन लाऊंगी, फोन को चुरा लेगी होगी। मैं तो शक इसी पे गया। मैं तो एक बार तो कंप्लेंट लिख रहा था, फिर वो बोला गुरुजी मिल गया बख्श दो। मैं बोला तो झूठ बोल देता नहीं मिला, तेरे को 2 देता उससे बढ़िया बढ़िया। क्या क्या यो? ये पहला, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे करेंगे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।